एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इस चैप्टर में हम डिफरेंशियली एबल्ड पीपल के बारे में जानने वाले हैं। डिफरेंशियली एबल्ड पीपल कौन? वो लोग गाइस जिनके साथ जो है लाइफ में जो है कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे हैं जो देख नहीं पा रहे, कुछ ऐसे हैं जो सुन नहीं पा रहे, मे बी किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें उनकी लेग्स चली गई हैं एंड देन दे आर ऑन व्हील चेयर। डिफरेंशियली एबल्ड पीपल। बट आज हम जानेंगे कि हमें इस सोसाइटी में डिफरेंशियली एबल्ड पीपल के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसे इस दुनिया के अंदर आज के समय पे उनके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे वो जाके अपना टैलेंट और अपना कॉन्फिडेंस और अपनी जो लाइफ है उसको और अच्छा बना सकते हैं। आज आप पैरा ओलंपिक्स के बारे में जानोगे, स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में, हमारे ऐसे इन बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स जहाँ पे जो है हमारे वो एथलीट्स जो चाहे वो जो है डिफरेंशियली एबल्ड है, चाहे उनको जो है कुछ कमी है, ठीक है, बट वो उस चीज़ को हारने नहीं देते हैं खुद को, वो स्टिल अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं एंड हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियली एबल्ड पीपल के बारे में। जैसे कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं हमारे डिफरेंशियली एबल्ड एथलीट्स के लिए। जैसे इसमें पहले हम पढ़ने वाले स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक, और यही चैप्टर जो है आज हम शुरू करते हैं जल्दी से। तो जैसे कि ओलंपिक्स होता है जहाँ पे सभी एथलीट्स जाके जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वैसे ही आज के समय पे, और आज से नहीं बहुत समय से चल रहा है हमारी दुनिया के अंदर, स्पेशल ओलंपिक्स होता है, पैरा ओलंपिक्स होता है, डेफ ओलंपिक, जहाँ जो लोग डेफ हैं वो जाके अपना स्पोर्ट्स फील्ड का एक्सेलेंस दिखा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो डिफरेंशियली एबल्ड है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कई बार ना लोग सोच लेते हैं कि यार इनकी लाइफ में ये बोल नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, यार ये कुछ नहीं कर सकते, बट नहीं, ऐसा नहीं है। उनको जो है वो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ के अंदर जो भी वो चाहें। एंड अगर उनके अंदर कोई स्पोर्ट्स का टैलेंट है तो आज के समय में हमारे वर्ल्ड में एक ऐसा जरिया है दैट इफ दे हैव दिस टैलेंट, तो उनके पास एक ऐसा इवेंट है, ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे जाके वो अपने इस टैलेंट को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले गाइस हमने पढ़ना है स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में। जैसे हम ओलंपिक्स पढ़ते हैं, आज हम पढ़ने वाले स्पेशल ओलंपिक के बारे में। अब इस स्पेशल ओलंपिक ये भी एक इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ पे एथलीट्स जाते हैं और वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं और बढ़िया बढ़िया मेडल्स जो है जीत कर लाते हैं। इसको जो है स्टार्ट करा था स्पेशल ओलंपिक गेम को 1968 में शिकागो में, ये सबसे पहली बार हुआ था। और इसको स्टार्ट करा था गाइस यूनिस कैनेडी श्राइवर ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ना, जॉन एफ कैनेडी, उनके सिस्टर ने, उन्होंने इस वाले गेम्स को स्टार्ट करा था। अब उन्होंने क्यों स्टार्ट करा भाई? कि जो लोग चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, शायद कोई बोल ना सकता हो, शायद कोई सुन ना सकता हो, शायद कोई व्हील चेयर पे, कोई और प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए यार ये सोचना कि भाई इनको दौड़ाएंगे, इनको स्विमिंग कराएंगे, इनको ये स्पोर्ट्स खिलवाएंगे, कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? तो नहीं, ये एक ऐसी इंसान थी, इन्होंने ऐसा सोचा। इन्होंने ये सोचा कि वो लोग जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या कोई भी डिसेबिलिटी है, अगर हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, अगर हम उन्हें कहेंगे कि आप भी ये काम कर सकते हो, तो वो रिमार्केबल अचीवमेंट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इसलिए इस एम से इन्होंने जो है ये स्टार्ट करा और उन्होंने ये कहा कि जो लोग डिफरेंशियली एबल्ड हैं उनकी लाइफ में स्पोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या सोचा जाता है, यार ये डिफरेंशियली एबल्ड है, इनमें कुछ कमी है, तो इनको तो बहुत ध्यान रखना है, इन्हें घर में बैठाओ, भाई इन्हें बाहर खेलने कूदने नहीं देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। बट ये ऐसा सोचती थी कि जो स्पोर्ट्स है वो इन लोगों का लाइफ का कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर सकता है, तो इसलिए इन्होंने ये स्टार्ट करा था। अब स्पेशल ओलंपिक का पूरा मैंने यहाँ ग्राफ बना दिया, सॉरी एक नोट का स्ट्रक्चर बना दिया है। यहीं से आपके स्पेशल ओलंपिक में क्वेश्चन आने वाले, चाहे एमसीक्यू में आए, शॉर्ट में आए, चाहे लॉन्ग में आए। तो फाउंड किसने करा था? 1968 में पहली बार ये हुआ था, फाउंड करा था यूनिस कैनेडी श्राइवर ने। कमेंट में जल्दी इनका नाम कमेंट कर दो। फर्स्ट इवेंट हुआ था, यानी कि पहली बार ये हुआ था, 20 जुलाई 1968 को हुआ था और शिकागो में हुआ था। रिकॉग्नाइज बाय जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो आप कहो ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराती है, वही कमेटी ने इसे ऑर्गेनाइज करा था 1988 में। एंड तब से हमारा ये जो है ऑफिशियली वही इसको गवर्न करती है और इनको चक्कर चलाना, स्पेशल ओलंपिक जब होगा उसकी देखरेख करती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो हमारा जो ये स्पेशल ओलंपिक होता है गाइस, इसकी एक फ्लेम होती है, जैसे हर एक ओलंपिक में पहले मशाल जलाई जाती है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, तो इस स्पेशल ओलंपिक में जो मशाल जलाई जाती है उसका नाम क्या है? फ्लेम ऑफ होप। वन मार्कर के लिए आपको इसको याद रखना है। अब स्पेशल ओलंपिक का ना ये जो है हमारा सिंबल है, ये देख लो ऐसे लोग यूं हाथ पकड़ के इकट्ठे, ये जो ये पूरा आपको ये दिख रहा है, ये हमारा स्पेशल ओलंपिक का सिंबल है। और ये देखो ये एक प्रीवियस स्पेशल ओलंपिक की मशाल की फोटो है, उन्होंने कैसे ये पूरा सिल्वर से या आप जो भी मटेरियल को उससे ये बना रखा है लोगो, और यहाँ बीच में इसकी ये मशाल जलाई है इन इवेंट्स को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया। अब इसका सिंबल क्या है, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड जॉय फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़, ये इसका मकसद है। ये जो सिंबल ये दिखा रहा है ना, ये जो मैंने रेड कलर का आपको ये सिंबल दिखाया, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, जॉय उन लोगों के लिए जो इंटेलेक्चुअली या इंडिविजुअल वो जो फिजिकली कोग्निटिव वे में किसी भी वे में डिसेबल हो, ठीक है। अब इसका ओथ, ये जो येलो से मार्क करें इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए सुपर इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से स्पेशल ओलंपिक का ओथ। तो इसका ओथ है लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, कि मुझे जीतने दो बट अगर मैं नहीं भी जीतूँ तो एटलीस्ट जो है मेरे को एक मौका दो जिसमें मैं खुद को प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। अभी सबसे रिसेंट जो स्पेशल ओलंपिक हुआ था वो हुआ था हमारा समर वाला स्पेशल ओलंपिक, जो हुआ था बर्लिन जर्मनी में, जून 17 से 25 तक चला था ये, और 2023 में हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको इंक्लूड नहीं करा है कि अगला वाला स्पेशल ओलंपिक कब होने वाला है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहो या आप कमेंट सेक्शन में कहो, उनको मैं वहाँ पे लगाने वाली हूँ, बिकॉज आई नो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और तुम ऐसे तो शायद लर्न करो ना। तो जितने भी अगला स्पेशल ओलंपिक होगा, चाहे समर हो या विंटर हो, जो अगला डेफ ओलंपिक होगा, पैरा, वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन करने वाली हूँ, ठीक है। और फर्स्ट तो तुम्हें याद रखना ही है, फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक कब हुआ था हमारा, 1968 में शिकागो में 20 जुलाई को, ओके जी। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया स्पेशल ओलंपिक। अब ये स्पेशल ओलंपिक हर एक जो है ना कंट्री लेवल पे भी होता है, तो ये स्पेशल ओलंपिक का अब हम कंट्री लेवल का अपनी कंट्री का पढ़ेंगे, जिससे हम कहते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत। हमारी एनसीईआरटी बुक में इसका गिवन है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो फाउंडेशन कब हुआ था इंडिया के अंदर स्पेशल ओलंपिक भारत का, तो पहले ये इस्टेब्लिश हुई थी 1987 में, और तब इसका नाम था स्पेशल ओलंपिक इंडिया, बट देन इसका नाम रीनेम कर दिया था हमने 2001 में, और हमने इसका नाम कर दिया था स्पेशल ओलंपिक भारत। अब इसका एम क्या है, जो है क्यों बना हमारे इंडिया तक के अंदर स्पेशल ओलंपिक, तो इसका भारत, तो इसका एम ये होता है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स को एक ऐसा टूल बनाया जाए जिससे जो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, उन्हें कोई भी हैंडीकैप है, तो उनको भी एक मौका मिले अपने आप को स्पोर्ट्स की फील्ड पे प्रूव करने का और अपनी लाइफ को एक अच्छे से जीने का, ठीक है। इसका भी ओथ वही रहेगा स्पेशल ओलंपिक का, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन वाला, बस यही है। बट आपको ये याद रखना है इंडिया का भी जो है स्पेशल ओलंपिक है स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है। जितने भी एथलीट्स को ना ईयर अराउंड इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें जो है इन बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए हमें तैयारी करनी है। इसको हमारे स्पेशल ओलंपिक भारत को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है रिकॉग्नाइज कर रखा है एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन टू प्रमोट स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंडिया के अंदर जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं उनको जो है ये स्पेशल ओलंपिक जो भारत है ना उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ट्रेन कराना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब आता है हमारा नेक्स्ट, हमारा पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। तो ओलंपिक्स के कुछ समय बाद ही पैरा ओलंपिक ज़रूर से ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जैसे अभी पेरिस ओलंपिक भी हुआ था, तो उसके बाद में पैरा ओलंपिक उसके कुछ समय बाद ही ऑर्गेनाइज करा दिया जाता है। अब ये स्टार्टिंग में इसकी अगर हिस्ट्री पढ़े, पैरा ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, तो पैरा ओलंपिक का लोगो ये है, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था सभी का, इतने ऐसे सोल्जर्स थे जो उनके हाथ पैर टूट गए, वो जो है व्हील चेयर्स पे थे और वो बहुत बीमार हो चुके थे, तो उनका ही मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कि नो आप अब भी लाइफ को अपनी एंजॉय कर सकते हो, आप अब भी, उसके बाद लोग बहुत टेंशन में डिप्रेशन में थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। तो एक हमारे बहुत ही फेमस, आप कह सकते हो कि आपको इनका नाम याद रखना है, 1960 के अंदर सर लुडविग गुटरमैन थे, इन्होंने फर्स्ट पैरा ओलंपिक जो है ऑर्गेनाइज कराया था रोम के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने 400 डिसेबल्ड एथलीट्स को गैदर करा और कहा हमारी जो है ये रेस कराएंगे। तो उन्होंने इन 400 एथलीट्स को गैदर करा और सबसे पहला खेल रखवाया शूटिंग का। ज़्यादातर तो ये ऐसे सोल्जर्स थे या ऐसे लोग थे जिन्होंने वॉर में अपने हाथ पैर जो है गवा दिए थे, तो उन लोगों को उन्होंने इकट्ठा करा और उनको लाइफ को पर्पस देने के लिए उन्होंने ये स्टार्ट कराया। पैरा ओलंपिक गेम्स 1960 में रोम में पहली बार हुए थे। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर आपको लर्न करनी हो पैरा ओलंपिक क्या है, तो दिस इज सिमिलर टू ओलंपिक गेम्स फॉर डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन। तो जैसे हमारा ओलंपिक होता है वैसा ही पैरा ओलंपिक होता है, बट वो उन लोगों के लिए होता है जो डिसेबल्ड है। फॉर एथलीट्स विद मोबिलिटी डिसेबिलिटी, किन किन के लिए जा सकते हैं, जो जिन्हें कोई मोबिलिटी डिसेबिलिटी है, एम्प्यूटेशन है, ब्लाइंडनेस है, सेरिब्रल पाल्सी है, वो सब जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका विजन क्या है, कौन जा क्या विजन है हमारे पैरा ओलंपिक का, जैसे हमने उसका पढ़ा था इसका भी पढ़ेंगे। तो इसका विजन ये है टू एनेबल पैरा ओलंपिक एथलीट्स टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एंड इंस्पायर एंड एक्साइट द वर्ल्ड। तो ये विजन को जो मैंने येलो से मार्क करा आपको लर्न करना होगा क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है। अब फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम हुआ था रोम में 1960 के अंदर।
फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक गेम 1976 में स्वीडन में होता है। तो ये समर और विंटर फेज में चलता है। समर के स्पोर्ट्स अलग होते हैं, विंटर के स्पोर्ट्स और होते हैं। जैसे विंटर में हॉकी भी हो जाएगा, आइस वाला, या कुछ विंटर वाले स्पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी IPC जो है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पता है क्या है, वो बॉन में, जर्मनी में है। और वही इनका जो है समर और विंटर ओलंपिक जितने भी कराने होते हैं हमारे पैरा ओलंपिक, उनकी देखरेख करती है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक बात और पढ़नी है हमें इसकी। द पैरा ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड शॉर्टली आफ्टर द ओलंपिक गेम्स इन द सेम होस्ट सिटी। जिस सिटी में ओलंपिक कराया जाएगा उसकी सिटी के अंदर कुछ समय बाद पैरा ओलंपिक होता है, जिससे कि जो कह रहे हैं ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो प्रूफ भी हो। जैसे अभी पेरिस में ओलंपिक हुआ तो उसके कुछ समय बाद ही पैरा ओलंपिक भी ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। द IPC हेडक्वार्टर्स बॉर्न जर्मनी में, सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। लास्ट में ये वाली स्लाइड पर सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स मैंने लिखे हैं। जो पैरा ओलंपिक गेम्स है उसका जो ये लोगो है उसमें 3 कलर्स का यूज हुआ है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, और ये 3 एजेटोज हैं, ठीक है। अब इसका मोटो क्या है, स्पिरिट इन मोशन। इसका मोटो पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है, स्पिरिट इन मोशन। जल्दी से कमेंट कर दो। और स्पेशल ओलंपिक क्या क्या है वो भी कमेंट कर दो, ठीक है। अभी इसके नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, ये बेहतरीन सा नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। अब बात आती है हमारी डेफ ओलंपिक्स की। तो डेफ ओलंपिक्स इज एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ने ऑर्गेनाइज कराए थे। सबसे पहली बार ये हुआ था पेरिस के अंदर 1924 के अंदर। और ये गाइस दुनिया का सबसे पहला इवेंट था जो डिसेबल्ड पीपल के लिए कराया गया था। मतलब स्पेशल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक भी इसके बाद हुए थे, सबसे पहले ये डेफ ओलंपिक हुआ था, ठीक है। अब जो समर डेफ ओलंपिक है हर साल जो है 4 साल बाद इसको करवाया जाता है, और ये ओल्डेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक के बाद में ना, मतलब ओलंपिक तो बहुत पहले शुरू हुए, तो ओलंपिक के बाद ये वो इवेंट है इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। डेफ ओलंपिक्स को पहले डेफ ओलंपियाड बोला जाता था, ये भी 1 मार्कर के लिए आपको याद रखना है, ठीक। और भी कुछ नाम थे इसके पहले ज़माने में, जैसे वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ या इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ, बट अब इसका नाम क्या है, डेफ ओलंपिक्स, ओके जी। अब आगे पढ़ते हैं हम। अब डेफ ओलंपिक्स पढ़ते हैं। तो डेफ ओलंपिक्स एक ऐसा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है जहाँ पे एथलीट्स वो जाते हैं जो डेफ है। इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में इसे बोला जाता था इंटरनेशनल गेम फॉर द डेफ। 1 मार्कर, पहला नाम इसका ये था। दीज गेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। तो ICSD जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रखा है और वही इन स्पोर्ट्स को करवाती है। और इस कमेटी को भी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, यानी कि वो कमेटी जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराती है ना, उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज कर रखा है कि हाँ ये कमेटी ही जो है आगे के काम देखेगी। तो दोनों चीज़ों को तुम्हें जो है ध्यान में रखना है। अब इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं हम डेफ ओलंपिक्स की। तो डेफ ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 1924 के अंदर पेरिस के अंदर। तो मतलब आप मान लो ये स्पेशल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से भी ज़्यादा पुराना है, समझ, उससे भी पहले से स्टार्ट हुआ है। ओलंपिक के बाद है ओलंपिक तो क्योंकि बहुत पहले ही शुरू हो गया था। यू रिमेंबर पहला ओलंपिक कब हुआ था, हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़े हैं, तो पता है तो बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। तो डेफ ओलंपिक 1924 में पेरिस में सबसे पहले हुआ था, उन लोगों के लिए जो डेफ थे, ठीक है। द डेफ ओलंपिक विंटर गेम्स फिर ऐड कर दिए गए थे 1949 में। तो ये भी समर और विंटर स्टेजेस के अंदर चलता है। अब स्टार्टिंग में जब पहली बार ये गेम हुआ तो सिर्फ 148 एथलीट्स गए थे, बट इस मूवमेंट ने पूरे ही वर्ल्ड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था, ओके। अब क्वालिफिकेशन क्या है, कौन जा सकता है डेफ ओलंपिक में, वो जिनका हेयरिंग लॉस एटलीस्ट 55 dB हो, ये 1 मार्कर में आएगा, आपको याद रखना है। और जो है हेयरिंग एड्स, कॉचलर इम्प्लांट्स, ये सब कुछ भी इसमें अलाउड नहीं होता है। कोई भी जैसे टूल होता है जिससे कानों में सुनाई दे सके, वो इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं, यानी कि जब ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है डेफ ओलंपिक्स, तो सिंस यहाँ पे साउंड का यूज़ नहीं होता है तो साउंड की जगह अलग अलग विजुअल्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि डेफ पीपल के लिए उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ों को देख के समझते हैं। तो स्टार्टर गन में जो है रेफरी विसल बजाने की जगह दूसरे मेथड्स को यूज़ करते हैं, जैसे फ्लैग दिखाना या समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल रेफरी यूजेज अ फ्लैग इन सेट ऑफ अ विसल। ट्रैक रेसेज आर स्टार्टेड विद अ लाइट सिग्नल रादर देन अ स्टार्टिंग पिस्टल। तो वो जो बंदूक लगाई जाती है, एकदम से पिस्टल फायर करी जाती है रेस को स्टार्ट करने के लिए, उसकी जगह वो क्या करते हैं, उसकी जगह वो एक आग से या कुछ रोशनी से जलाते हैं, टॉर्च से, जिससे पता चल रहा है, टॉर्च से रोशनी जलाएंगे जिससे पता चल रहा है दैट रेस स्टार्ट हो चुकी है। मोस्ट रिसेंट डेफ ओलंपिक जो हुआ था वो हुआ था कैसेक डे सोल के अंदर ब्राज़ील में, जो चला था 1 मई से 15 मई तक 2022 में। हर 4 साल बाद होते हैं, तो अगला भी अब आने ही वाला है, 2025 में होगा ये, ठीक है, इन टर्की, ओके जी।
चलो जी, अब अगला डेफ ओलंपिक आने वाला है, इसका मैंने लिख दिया, बाकी मैंने आपको कहा है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि नेक्स्ट कब होने वाले हैं, विंटर भी और समर भी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। अब क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग मतलब क्या हुआ, आप देखो जो ये पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक इतने बड़े लेवल पर कंडक्ट कराने हैं तो हमें क्लासीफाई करना होगा, डिविजन करना होगा एथलीट्स का उनकी डिसेबिलिटी के बेसिस पे। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि यार कोई अगर रेस करा रहे हैं, हम 100 मीटर की रेस करा रहे हैं, उसमें एक एथलीट है वो ब्लाइंड है, दूसरे वाले व्हील चेयर पे, उनकी इकट्ठी रेस करा दी, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली ब्लाइंड वाला जीतेगा, इवन तो दोनों ही डिसेबल्ड है, बट ब्लाइंड वाले जीत जाएगा ना, उनके तो पैर हैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो इसीलिए ज़रूरत है आपको इन गेम्स में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग करने की, कि आप उन एथलीट्स को जो है दौड़वाओ, स्विमिंग कराओ, आर्चरी कराओ, कोई भी आप कंपटीशन उनका कराओ जिनकी डिसेबिलिटी मैच होती हो, ठीक है। तो ये काम एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है, तो इसको हम 2 प्रोसेस में करते हैं, होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है हमारा डिविजनिंग। तो इंग्लिश में जो मैंने आपको बताया, अगर उसको आपको लिखना हो तो क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। नॉर्मल स्पोर्ट्स में तो ये नहीं होगा, बट डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में ये होता है, फॉर प्रोवाइडिंग इवन एंड फेयर कॉम्पिटिशन फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी थ्रू ग्रुपिंग ऑफ एथलीट्स। ग्रुप बनाए जाते हैं कि ये डिसेबिलिटी के इकट्ठे खेलेंगे, ये वाले इकट्ठे खेलेंगे। द गोल ऑफ क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग इज टू रिड्यूस और मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ड्यू टू वेरिएबल एबिलिटीज। ओके, तो इतना लर्न करने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझ में आ गया क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, क्लासिफिकेशन जो है वो पैरा ओलंपिक के अंदर होती है, और जो डिविजनिंग है, ठीक है, जो डिविजनिंग है हमारी, ये देख रहे हो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखा रही हूँ, जो डिविजनिंग है वो स्पेशल ओलंपिक में होता है। अब ये क्लासिफिकेशन और जो है डिविजनिंग भी एक 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ये अब मैं आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, पिछले जो है 2 साल 3 साल से जब से मैं चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, ये वाले हमारे पूरे फिजिकल का सिलेबस, तब से मैंने देखा है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पिछले साल ही ये कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, कुछ सालों पहले ये हम नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। तो अब तुम्हें ऐड हुआ है तो अच्छे से मेरा पढ़ाना जिम्मेवारी है, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन जो है गाइज वो होता है पैरा ओलंपिक में, और जो डिविजनिंग है वो होता है स्पेशल ओलंपिक में। ये बात लर्न कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में से डायरेक्ट पूछ ली जाएगी उड़ते फिरते, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिसेबिलिटी के आधार पे होता है, कि कौन सा जो एक एथलीट है उसको क्या डिसेबिलिटी है, ब्लाइंड है तो ब्लाइंड्स इकट्ठे करेंगे, डेफ है तो डेफ इकट्ठे करेंगे हम, किसी की जो लिम्स नहीं है, किसी के पैर नहीं है तो उन्हें इकट्ठा करेंगे। इस टाइप से गाइज आई एम टेलिंग यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, जिससे आप इसे समझ पाओ। तो क्लासिफिकेशन में डिसेबिलिटी के बेसिस पे जो है वो होता है ग्रुपिंग, बट डिविजनिंग में किसी और बेसिस पे ग्रुपिंग होती है, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एथलीट्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल एबिलिटीज, इम्पेयरमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन स्किल लेवल। यहाँ पे उनके स्किल लेवल पे नहीं होता है उनका डिवीजन, कि वो कैसे से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि उस हिसाब से हम करें, उनकी क्या स्किल है उस पर नहीं, जो उनकी डिसेबिलिटी है या जो उनका करेक्टर है उसके बेसिस पे। दिस इंश्योर दैट इंडिविजुअल विद सिमिलर कंडीशन कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। सिंपल बात है कि सिमिलर कंडीशन के एथलीट्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करें। फॉर एग्जाम्पल, इन पैरालंपिक स्पोर्ट्स एथलीट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इम्पेयरमेंट, जैसे कि फिजिकल, विजुअल, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, आप समझ गए। अब क्लासिफिकेशन होती कैसे, ये 5 कैटेगरीज को देखा जाता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये। इम्पेयर्ड मसल पावर, पहले एक ग्रुप बनाया जाएगा उन एथलीट्स का जिनकी मसल पावर इम्पेयर्ड है, यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है उनका। दूसरा, इम्पेयर्ड पासिव रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी कि जो जॉइंट मूवमेंट अच्छे से नहीं कर सकते वो। नेक्स्ट, जो लॉस ऑफ लिम्ब हो गया, लिम्ब डेफिशिएंसी है जिनकी, ठीक है। नेक्स्ट, लेग लेंथ डिफरेंस, कुछ ऐसे एथलीट्स जिनका एक पैर छोटा है, ठीक है, उनका लेग लेंथ डिफरेंस है, वो हो गए। स्टॉच स्टैचर के जो लोग हो गए हमारे, जो थोड़े डॉर्फ हो गए वो। हाइपरटोनिया, इंक्रीज मसल टेंशन जिनकी है, सेरिबल पाल्सी वाले, अटैक्सिया वाले जो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते अपने मसल मूवमेंट को। तो इस बेसिस पे, मतलब ये 5 कैटेगरीज, 7-8 कैटेगरीज जो है, इसके बेसिस पे क्लासीफाई करा जाता है सभी एथलीट्स को, एक एक के अलग अलग ऐसे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तुम इसे लर्न मत करना चाहिए, तो तुम्हें मैंने बता दिया है, इसे ज़रूर लर्न करना है आपको, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस। तो क्लासिफिकेशन प्रोसेस इन पैरालंपिक स्पोर्ट जनरली इन्वॉल्व 3 और 4 स्टेप्स। तो अब आपको एग्जाम के लिए क्लासिफिकेशन की एक तो ये डेफिनेशन लर्न कर लेना, क्लासिफिकेशन क्या होता है,
ठीक है। और उसके बाद आप इसके स्टेप्स ज़रूर लर्न करना। फर्स्ट इसमें होता है मेडिकल असेसमेंट। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स मेडिकल असेसमेंट टू डिटरमाइन द एथलीट्स एलिजिबिलिटी एंड टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट, कि किस चीज़ के करने के लिए वो एलिजिबल हैं और क्या इम्पेयरमेंट उनका है। देन फंक्शनल असेसमेंट होता है। दिस स्टेप्स इंक्लूड्स 2 पार्ट, ऑब्जर्विंग द एथलीट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग के टाइम ऑब्जर्व करना, और उनको कॉम्पिटिशन के टाइम जो कॉम्पिटिशन्स कराए जाए उसमें ऑब्जर्व करना। फिर सेवरल पीपल बैठते हैं, बहुत बड़ी कमेटी बैठती है, इंडिविजुअल क्लासीफायर, मेडिकल क्लासीफायर, टेक्निकल क्लासीफायर, चीफ क्लासीफायर, हेड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन प्लानर, क्लासिफिकेशन कमेटी, ये सब बैठते हैं और फिर वो उनकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे फेयर कंपटीशन बनाने के लिए उनके क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सो दिस इज क्लासिफिकेशन इन पैरालंपिक्स। आई होप अब तुम्हें ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है डिवीजनिंग। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डिवीजनिंग की, तो यहाँ पे हम एथलीट्स की जो डिवीजन करते हैं उनका जो है ऑन द बेसिस ऑफ उनकी वेरियस लेवल ऑफ एबिलिटीज़ पे, उनकी डिसेबिलिटी पे नहीं, उनकी एबिलिटी पे ये किया जाता है। और ये होता है हमारा किसमें, स्पेशल ओलंपिक में। अब उसका क्या स्टेप्स हैं, दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स जिस पे डिविजनिंग होती है स्पेशल ओलंपिक के अंदर। सबसे पहले एथलीट्स आर ग्रुप बाय देयर एज, 15 के हैं, 16 to 21 है, 22 एंड अबव है, ये 3 स्लॉट्स हम बना देते हैं। देन जेंडर के बेसिस पे एथलीट्स को ग्रुप करा जाता है, ठीक है, बट मे बी कंबाइंड इन सम केसेस। कई बार ऐसा हो सकता है कि मेल फीमेल का इकट्ठा करा दे, वरना तो करते ही हैं जेंडर के बेसिस पर डिवीजन। थर्ड, उनकी एबिलिटी क्या है, तो एथलीट्स को ग्रुप करा जाता है उनके स्किल लेवल्स पे, असेस थ्रू इवेंट्स और गेम्स। बहुत सारे ये लोग इवेंट और गेम कराते हैं और जिस एथलीट में जो एबिलिटी देखे कि देखे ये तो बहुत अच्छा भागते हैं, तो उनकी एक टीम बना दिया, ये बहुत अच्छा जो है ना, ये आर्चरी बहुत अच्छी कर रहे हैं, जो वो हमारा वो स्पोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं, यार ये तो स्विम अच्छा कर रहे हैं, तो इनकी एक एबिलिटी, अलग अलग एबिलिटीज़ के बेसिस पे हमने उनका स्लॉट्स बना दिए। नेक्स्ट लास्ट होता है हमारा मैक्सिमम एफर्ट लूट। अब इसमें एथलीट्स को ये कहा जाता है कि जब आपको चेक करने के लिए आपको जो है ऑपरेशन कराया गया है, तो एथलीट्स मस्ट गिव देयर बेस्ट एफर्ट ड्यूरिंग डिविजनिंग, फेलियर टू डू सो कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अब कोई वो हो रही है, वो कॉम्पिटिशन इसलिए नहीं है कि हार जीत का फैसला होगा, बट नहीं, उनकी स्किल लेवल चेक करने की, जैसे कोई रेस हो रही है, अब वो चेक करने के लिए हो रही है कि किसको कौन सी कैटेगरी में डाला जाएगा, तो इसलिए मैक्सिमम एफर्ट रूल का कहा जाता है एथलीट्स को कि आपको उतनी ही जान लगानी है अपनी जितना आप फाइनल कॉम्पिटिशन वाले दिन पे लगाओगे, क्योंकि अगर आपने आज अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो मे बी आपको ये लोग डिस्क्वालीफाई कर दे कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है और आप इवेंट से बाहर हो जाओ। इवन तो आप में एबिलिटी थी, आपने सोचा आज तो बस एक ट्रायल ही है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वहाँ पे स्पेशल ओलंपिक में पहुँचाने तक के लिए। तो इसीलिए ये होता है डिविजनिंग का प्रोसेस। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है हाफ ऑफ द चैप्टर। अब हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स और उसकी ज़रूरत। इंक्लूजन मतलब होता है गाइस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ाया जा रहा है और ये हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में लागू होना चाहिए। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो लोग इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, कोग्निटिवली किसी भी तरीके से डिसेबल हैं, चाहे वो चल ना सकते हों, चाहे उन्हें डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो जो है सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको हमें कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जिस स्कूल में हम पढ़ते हो। शायद ही हमारे स्कूल्स के अंदर ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा बच्चा हो जो डिफरेंशली एबल्ड हो। क्यों? क्योंकि आप नहीं देख रहे हो इस समय पे इंक्लूजन। अगर ऐसा होगा, जैसे काफ़ी सारे बार ऐसा हो सकता है आपने किसी मूवी में देखा, आप ऐसा हो सकता है आपने किसी स्कूल में देखा, कोई स्कूल ऐसा हो सकता है पूरे इंडिया में जहाँ पे ये चीज़ हो, बट जो है ज़्यादातर नहीं होती है। तो इसका बेसिक एजेंडा यही है कि हम वैसे तो कहते हैं यार इनको इक्वली ट्रीट करो, डिफरेंशली एबल पीपल को। जैसे आपने वो डेयरी वाला चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको, वो मिस्टर लैम थे, उनके पैर नहीं थे, यू रिमेंबर, तो उनको लोग कितने अजीब तरीके से ट्रीट करते थे या बहुत सिंपैथी दिखाएंगे। और सेम गोज ऑन विद डेयरी, उसके साथ एक मिस हैपनिंग हुई तो उसको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशली तरीके से डील करते थे या सिंपैथी दिखा रहे हैं। तो जो डिफरेंशली एबल्ड लोग हैं ना, जो चल नहीं सकते या कोई भी उन्हें प्रॉब्लम है, तो उनको ये होता है कि उन्हें इक्वली ट्रीट करें, ना ही हमें सिंपैथी दिखाएं, ना ही हमारे को देखकर जो है ऐसा सोचे कि हमारे साथ कुछ बुरा हो गया लाइफ के अंदर। नहीं, जैसे नॉर्मल आप अपने सिंपल फ्रेंड को डील करो वैसे ही हमारे को डील करो। उनकी एक यही मन होती है कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और वही उन्हें एजुकेशन के ज़रिए तो पहली बारी में मिलती ही नहीं है। उनके लिए अलग स्कूल हैं जहाँ पे वो जो है अलग पढ़ाया जाए। हाँ, ज़रूरी भी है कि उनके हिसाब से एक ऐसा टीचर होंगे जो उनके नीड्स को समझ पाए, बट यही कॉन्सेप्ट अब हमें अपने कंट्रीज़ में लाना है कि हमारे स्कूल ऐसे हों कि वहाँ पे हम डिफरेंशली एबल्ड बच्चों का भी एडमिशन ले पाए। इससे क्या होगा, जब आप बचपन से ही आप पास सोचो कोई फ्रेंड है आपके एंड वो ब्लाइंड है, ठीक है, बट वो आपके स्कूल में पढ़ते हो, आपके साथ पे बैठते हैं, आपका क्लासमेट है, आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाए, तो क्या आप आगे चल के जो है कभी किसी और डिफरेंशली एबल्ड लोगों के लिए कुछ डिफरेंट फील करोगे?
तुम्हें पता होगा ना उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनके साथ व्यवहार रखना है। तो यही चीज़ है, इफ़ वी वांट कि हम सोसाइटी को इक्वल बनाने की अगर बात कर रहे हैं तो ये एजुकेशन से शुरू होगा, स्कूलों के अंदर से शुरू होगा। तो इंक्लूजन मीन्स स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स स्टडी इन द सेम क्लासरूम एज स्टूडेंट विदाउट स्पेशल नीड्स। सेम क्लासरूम में पढ़ाया जाए, दे टेक पार्ट इन सेम एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट्स, समटाइम्स एडजस्टमेंट हेल्प करेंगी उनको पार्टिसिपेट कराने में। अब जैसे कोई रेस हो रही है, उसमें सब बच्चे भागने जाते हैं और वो कोई चल नहीं सकता, तो ये नहीं कि तुम उसे कहोगे भागो, नहीं, कुछ एडेप्टेशन करा कि उनके लिए कुछ डिफरेंट कर दिया, ठीक है, या समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, सेम असेसमेंट होनी चाहिए। व्हेन प्लेस टुगेदर, स्टूडेंट जो स्पेशल नीड है, जिनको कोई हैंडीकैप है, वो अच्छा फील करेंगे एंड वो खुद को सोसाइटी से दूर नहीं समझेंगे। इंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्टूडेंट लर्न बेटर इन डाइवर्स, सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। और इंक्लूजन बहुत सही बात कहता है कि जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं, अगर उन्हें हम सबके बीच में रखा जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लर्न कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा रह पाएंगे और ज़्यादा अच्छा चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके जी, अब वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ इंक्लूजन, क्या ज़रूरत है उन बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाने की या हर जगह उन्हें इंक्लूड करने की ज़रूरत क्या है। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 स्टेप है, यहाँ बहुत सारे लिखे हैं मैंने, बट तुम 4 लर्न कर लेना, ठीक है। ओके, तो अब वाई देयर इज नीड फॉर इंक्लूजन, इंक्लूजन की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगी डिफरेंशियली एबल्ड बच्चों की, अगर वो सेम क्लासरूम में पढ़ेंगे, उनके अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे दूसरे स्टूडेंट्स से, उनकी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, क्योंकि ज़्यादातर डिफरेंशिएबल लोग जो है ना, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, लोग उनसे बोलने में डरते हैं कि भाई ये तो कुछ ऑकवर्ड फील ना करे, कोई सिंपैथी दिखाएगा तो वो आइसोलेट हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होगा अगर उन्हें इसी क्लास में पढ़ाया जाएगा सिंपल बच्चों के साथ में, ठीक है, और वो हम लोग भी जो है उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इंक्लूजन गिव्स स्टूडेंट्स द चांस टू इंटरेक्ट विद अदर्स, उनकी सोशल स्किल, उनकी जो है स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, उनका सेंसिटिविटी जो है वो इन्हांस होगी। तो स्टूडेंट विदाउट डिसेबिलिटीज़, किसकी सेंसिटिविटी इन्हांस होगी, देखो हमारी, हम सेंसिटिव फील करेंगे उन लोगों के लिए जो डिफरेंशियली एबल्ड है, और हमें उनसे बात करने का तरीका, उनको समझने का तरीका बहुत अच्छे से आ जाएगा। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स दोज विद स्पेशल नीड। अगर आपका कोई फ्रेंड ही है क्लासरूम का और वो डिफरेंशियली एबल्ड है, तो आपका नज़रिया कितना बदल जाएगा ना डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए। दे लर्न हाउ टू बी पेशेंट, काइंड, विच हेल्प्स टू क्रिएट अ सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ अदर्स। इंक्लूसिव क्लासरूम होंगे तो दोनों ही बच्चे, जो बस डिफरेंशियली एबल्ड नहीं है और जो डिफरेंशियली एबल्ड हैं, सब एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ेगी। ऑल स्टूडेंट वेदर दे हैव स्पेशल नीड्स और नॉट फील लाइक अ पार्ट ऑफ क्लास, सब एक क्लासरूम का हिस्सा मानेंगे और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एनहांस एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑफन परफॉर्म बेटर एकेडमिकली बिकॉज दे आर मोटिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ देयर पीयर्स एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। स्पेशल चीज़ है ये सबसे ज़्यादा पीपल विद डिफरेंशियल एबिलिटीज़ के, कि भाई अगर उनको कोई डिफरेंशियल एबिलिटी है भी, तो अगर वो उस स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ बाकी बच्चे भी पढ़े, तो वो खुद को एक सा मानेंगे। मे बी वो 100 मार्क्स ले एग्जाम के अंदर, ठीक है, मे बी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, वहीं उन्हें जब दूसरे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है जहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएबल बच्चों, कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे ये चीज़ असर करेगी कि यार मेरे में कुछ कमी है, और इस वजह से शायद वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान न लगा पाए। अब जब वो सब इकट्ठे रहेंगे तो एजुकेशन पे भी इसका काफ़ी अच्छा असर दिखेगा। अब इंडिया के अंदर ही अब हम कैसे इनको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है करना। सबसे पहला हो गया एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए, चाहे डिफरेंशियल लेवल हो या ना हो। सबसे पहले ये करना, टीचर की ट्रेनिंग कराना, ठीक है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, लेसन्स कंडक्ट करें। सपोर्ट फॉर स्कूल्स को जो है वहाँ पे जाके उनका करिकुलम्स चेक करना चाहिए, उनका चेक करना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है रेगुलरली या नहीं। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड। अब जब कोई क्लासरूम के अंदर डिफरेंशियली एबल्ड बच्चा है तो टीचर्स को भी सिखाया जाए कि वो उन बच्चों के साथ में उन्हें कैसे डील करना है, कि उन्हें कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करे। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, जब भी कोई डिसीजन लिया जाए डिफरेंशियली एबल्ड बच्चों के साथ में, ऐसा स्कूल बना रहे, एजुकेशन करें, तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें और वो क्या चाहते हैं पता करें। फोकस ऑन एबिलिटीज़। हमें ये देखना है कि जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चा हमारे क्लासरूम में है उसकी एबिलिटी क्या है, शायद वो खुद ना देख पाया हो, हमें उसकी एबिलिटी फाइंड करनी है जिससे हम उसे वो बताएं और वो कॉन्फिडेंट फील करे। अडेप्ट स्कूल फॉर ऑल स्टूडेंट। मेक चेंजेस इन स्कूल एंड क्लासरूम टू हेल्प चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स सच एज, उनको अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, डिवाइस ऐसे प्रोवाइड करना उन्हें जिससे वो पढ़ पाएँ अच्छे से, जैसे ब्रेल बुक्स हो गई, ऑडियो बुक्स हो गई, ये सब।
पर्सनलाइज लर्निंग गोल्स, अब जो डिफरेंशली एबल्ड बच्चे हैं उनको जो है थोड़ा सा उनका गोल जो है लर्निंग का उनको डिफरेंट दे दिया, बट रहे वो उसी क्लासरूम के अंदर, मेन बात ये है। ठीक है जी, अब ये समझ में आ गया आपको। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा सोचा जाता है कि जो बच्चे डिफरेंशली एबल्ड है, मे बी वो चल ना सकते हो, सुन ना सकते हो, तो घर में मम्मी पापा भी जो होते हैं वो बच्चों को बंद करके रखते हैं कि नहीं हम इनका ओवर ख्याल रखेंगे, बाहर नहीं निकलने देते, खेलने कूदने नहीं देंगे, पार्क में नहीं जाने देंगे। तो ये उनके लिए गलत है। वो बैठे बैठे और ज़्यादा ओबेसिटी हो सकती है उन्हें, वो बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं। और वहीं पे अगर वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। तो क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स की उन लोगों के लिए जो फिजिकली डिसेबल्ड है या कोई प्रॉब्लम है उन्हें? तो सबसे पहले उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंड्योरेंस बढ़ेगी, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी होगी, ओबेसिटी का रिस्क खत्म हो जाएगा, ओवरऑल फिटनेस बढ़ेगी, मोटर एबिलिटी बढ़ेगी और जॉइंट में स्वेलिंग नहीं होगी, क्योंकि कई बार ये लोग जब बैठे रहेंगे तो इनकी जॉइंट भी स्वेल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेंटल इंप्रूवमेंट होगी। जब ये बाकी बच्चों से मिलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो मूड इंप्रूव होगा और साथ ही के साथ में नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, ब्रेन रिलीज करेगा एंडोफिन्स जो हेल्प करते हैं अच्छा फील कराने में, हमारे को डिप्रेशन एंजाइटी को भगाते हैं। इंप्रूव द सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, उन्हें खुद लगेगा जब बाहर आके खेल रहे कूदे दैट येस वी कैन ऑल्सो डू समथिंग, हम भी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोशल गेम्स मिलेंगे। अब अगर आप कोई डिफरेंशली एबल बच्चा है, वो स्कूल भी घर पे उसकी होम स्कूलिंग हो रही है, उसको खेलने भी नहीं बाहर दिया जा रहा है, तो वो कैसे नए एक्सपीरियंस लेगा? अगर उन्हें खेलना अलाउ करे, बाहर जाएं, घूमे फिरे, एंजॉय करे, स्पोर्ट्स करे, जिम जाए, समथिंग कुछ भी करे, तो उससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फ्रेंड बनेंगे, इंडिपेंडेंट फील करेंगे। ठीक है, गुड हेल्थ हो जाएगी उनकी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेनिफिट्स है फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के या इंटेलेक्चुअली इंडिफरेंशली एबल्ड लोगों को, जो है अगर हम स्पोर्ट्स करवाएंगे उसके ये फ़ायदे हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटजीज आर वेरी क्रूशियल जिससे हम वो बच्चे जो डिफरेंशली एबल्ड है उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करा पाए। तो उसके लिए हमें पहले कुछ बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई उन्हें जो है प्लेग्राउंड पे उतार दिया कि खेलो, उनको चोट भी लग सकती है। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा डिफरेंशली एबल्ड बच्चों के लिए जो है एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ढूंढने के लिए। तो उनको स्पोर्ट्स कैसे कराया जाए? जो डिफरेंशली एबल्ड बच्चा है, शायद चल ना सकता हो, बोल ना सकता हो, उनको क्या स्पोर्ट्स कराया जाए? तो उसके लिए हमें सोच विचार करना होगा। तो वो 4-5 स्टेप है। सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि चिल्ड्रन जिसको भी स्पेशल नीड है उसकी, उसे हम समझ पाए। और टीचर फिर जो फिजिकल एजुकेशन का है वैसे ही उसके लिए एक्टिविटी बनाए, इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी। दूसरा, जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो बच्चे के इंटरेस्ट की होनी चाहिए। यानी कि अगर हम उन्हें कह रहे हैं कि तुम बॉल से खेलो, तुम क्रिकेट खेलो, तो या फिर जो भी खेलो, तो उनका मन हो, मे बी उनका मन हो नहीं मुझे तो रेस करनी है, मे बी उनका मन ही ना हो बिल्कुल भी ये गेम खेलने का, तो उनसे पहले पूछो, उनके इंटरेस्ट के बेसिस की एक्टिविटी करानी चाहिए। टीचर मस्ट नो देयर स्टूडेंट वेल टू क्रिएट सूटेबल एक्टिविटी। तो फिजिकल एजुकेशन के टीचर का उस बच्चे को, डिफरेंशिएबल बच्चे को जानना बहुत जरूरी है उनकी एबिलिटी जानने के लिए। अब सूटेबल इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे बच्चे की नीड फुलफिल हो पाए। जैसे कि एक बच्चा जो देख नहीं सकता है, उसको ब्राइटली कलर्ड बॉल विद अ यार्न टू ब्रिंग इट बैक हम दे सकते हैं, कि उसको एक सिंपल बॉल देने की जगह उसको यार्न की, यानी कि एक धागे की बॉल दे दी जो बहुत ब्राइट कलर की हो। ठीक है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, जैसे कि एक डेडिकेटेड काम स्पेस होनी चाहिए स्कूलों के अंदर या जहाँ पे भी हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स कराने हैं, जिससे कि वो भी बच्चे, जैसे जो ऑटिज्म है, जो बच्चों को ऑटिज्म है, वो भी रिलैक्स कर पाए। वरना जिन लोगों को ऑटिज्म है फिर वो ऐसे नॉइजी इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट भी हो जहाँ वो बच्चे जाके रिलैक्स कर पाए। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब जिन बच्चों को खिला रहे हैं, जैसे आप ये फोटो में देख सकते हो, ये फिजिकली इम्पेयर्ड है एंड इनको बास्केटबॉल खिलाई जा रही है, तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है कि वर्बल विजुअल जो है उसे तरीके से बताया जाए और उन्हें जो है ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाए कि वो अच्छे से खेले। ठीक है जी, समझ गए आप इस बात को? पिक्टोरियल बुक्स कैन ऑल्सो हेल्प, कि उन्हें बुक्स दिखाई जाए, उन्हें उसके थ्रू इस चीज़ों को समझाया जाए। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, अब आप सेम रूल्स नहीं लगा सकते हो जो है आप एक नॉर्मल चाइल्ड के ऊपर लगा रहे हो। स्टार्ट विथ सिंपल रूल्स एंड लेटर एडजस्ट देम बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस नीड। ठीक है, सिंपल रूल्स क्या हुए कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिया उन बच्चों को, उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, उन्हें बीच में रेस्ट का मौका दे दिया जिससे कि वो अडेप्ट कर पाए। कंसिडर प्रीवियस एक्सपीरियंस, टीचर शुड कंसिडर द चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस इन फिजिकल एक्टिविटी टू मेक देम मोर एक्सेसिबल एंड एंजॉयबल। उनसे पूछा कि तुम्हें पहले क्या पसंद था करना, कौन सा गेम खेलना पसंद है, क्या पसंद है, और उसके बेसिस पे उनकी एक्टिविटीज़ कराई। ओके जी, तो गाइज ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, जहाँ पे हमने सारे ही टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। ना आई होप
डिविजनिंग एंड क्लासिफिकेशन का सारा टेंशन अब खत्म हो गया होगा, वैसे भी ये शॉर्ट नोट्स में ही आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, तो ये मेरे नोट्स में जितना गिवन है इट्स एनफ एंड यू कैन लर्न इट वेरी इजीली। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।